नमस्कार दोस्तों, 8 मार्च 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। डेली न्यूज़ एनालिसिस ज़्यादा बड़ी होने वाली है नहीं, मंडे है, न्यूज़ थोड़ी कम है। पहली न्यूज़ जो हम देखेंगे वो है इंटरनेट इंपीरियलिज्म बाय सेलेक्ट फ्यू इज़ अनएक्सेप्टेबल। ये स्टेटमेंट है आपका सरकार का। सरकार ने बोला है कि हम इंटरनेट इंपीरियलिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ टेक्नोलॉजिकल कंपनीज दुनिया की आके सब कुछ यहाँ पे डोमिनेट करें, वो नहीं चल पाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसी कंपनीज की बात हो रही है। सरकार ने साफ साफ यहाँ पे बोला है, सरकार के बिहाफ पे यूनियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पे बोला है। और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि रविशंकर प्रसाद जी अभी के लिए लॉ मिनिस्टर भी हैं। इनका ये कहना है कि जो भी इंटरनेट कंपनी इंडिया में काम कर रही है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, उसको लोकल आइडियाज़ को, कल्चर को, ट्रेडिशंस को और सेंटिमेंट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। वो अपने मन के हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकती। और खासकर ये रविशंकर प्रसाद ने ये तब बोला जब न्यू गाइडलाइंस आई हैं सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए, आईटी रूल्स जिनको आप बोलते हो, मीटी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इंटरनेट एक ग्लोबल फिनोमिना है। इंटरनेट ने लोगों को एम्पावर किया है, फिजिकल वर्ल्ड की बाउंड्रीज को क्रॉस किया है, एक्स्ट्रॉर्डनरी रेवोल्यूशन है। लेकिन इंटरनेट डेमोक्रेसी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी देश के अंदर इंटरनेट किस प्रकार से चलेगा वो उस देश के लोग डिसाइड करेंगे। बाहर की इंटरनेट कंपनीज आके कुछ भी हमारे ऊपर इम्पोज नहीं कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ बातों में सरकार को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। जो नया आईटी रूल्स आया है उसको अगर आप आईटी एक्ट के साथ मिला के देखो तो सरकार के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कुछ ऐसे, आप कह सकते हो, स्पेसिफिक पॉइंट सरकार लेके आई है जिसको अगर आप आईटी रूल्स को आईटी एक्ट के साथ मिला दो तो फ्री स्पीच और क्रिटिसिज्म को सरकार दबा सकती है। एक्सपर्ट्स का ऐसा बोल रहे हैं। हालांकि इनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन और प्रॉपर यूज जब गलत तरीके से होगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें पता चलेंगी। सोशल मीडिया और कंपनीज से नए प्लेटफॉर्म्स, मतलब जो भी नए नियम कानून आए हैं, सोशल मीडिया कंपनीज उस नियम कानून के हिसाब से कैसे सेट बैठेंगी, रिहर्सल कैसे करेंगी, उसके लिए कुछ बातें बोली गई हैं। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनीज के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस लगाए हैं। सोशल मीडिया कंपनीज को एक चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग कॉम्प्लायंस ऑफ द एक्ट। फिर नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन बैठाना पड़ेगा एक सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को 24/7, ताकि ये नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन लगातार लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ टच में रह सके। कभी भी सीबीआई, एनआईए को किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन की जरूरत है विद रिस्पेक्ट टू सोशल मीडिया अकाउंट ऑफ एनी इंडिविजुअल, विद रिस्पेक्ट टू एनी स्पूरियस एक्टिविटी, तो ये जो नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर है वो गवर्नमेंट को ये न्यूज़ प्रदान करेगा। फिर एक रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर बैठाना पड़ेगा। ग्रीवेंस रेडिसल मैकेनिज्म जो काम करता है इंडियन भारत सरकार के अंदर, उस ग्रीवेंस रेडिसल मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर की। और ये चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर, ये तीनों इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए। जनरल स्टडीज पेपर 3 में चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स में ये चीज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक वीडियो को शेयर नहीं किया कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए, हेल्प करने के लिए ज्वाइन बटन दबा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए और मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है कैंपेन टू हाईलाइट प्लाइट ऑफ फ्रंटलाइन वुमेन वर्कर्स। 8 मार्च है और 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे को बहुत सारे ट्रेड यूनियंस, बहुत सारी फेमिनिस्ट और बहुत सारे रिसर्च ग्रुप्स और पॉलिसी एडवोकेट्स सामने आए हैं और वो सरकार के सामने एक डिमांड रखना चाहते हैं। एक कैंपेन सा चला रहे हैं वो, और ये कैंपेन किस लिए है? फॉर द राइट्स ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स एंड एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा विद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स टू हाईलाइट देयर plight ड्यूरिंग द पेंडेमिक। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सामने कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान आंगनवाड़ी वर्कर्स ने क्या प्रॉब्लम फेस की, इनके हेल्पर्स ने क्या प्रॉब्लम फेस की, आशाज ने क्या प्रॉब्लम फेस की, और इन प्रॉब्लम्स को ये फेस कर रहे हैं तो इनके लिए क्या क्या बेनिफिट चाहिए, इसके लिए एक अवेयरनेस कैंपेन प्लस एक डिमांड कैंपेन चलाया जा रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सामने बहुत सारे ट्रेड यूनियंस, फेमिनिस्ट और रिसर्च ग्रुप, पॉलिसी एडवोकेट्स द्वारा। क्या बोला जा रहा है? हमारे देश में 75 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिसमें से 28 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स भी हैं, 25 लाख मिड डे मील कुक्स और हेल्पर्स हैं, 10 लाख आशास हैं। तो 12 डिमांड्स रखी गई इस कैंपेन के अंदर। और इन 12 डिमांड्स के अंदर क्या बोला गया है कि जितने भी लोग इन सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं, जो कि मैंने ऊपर आपको बताए, इनके जॉब को आप फॉर्मलाइज करिए जहां पे इनकी जॉब इनफॉर्मल हो। फॉर्मलाइज करने का मतलब कि प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में इनके बेनिफिट्स लिखे हुए होंगे, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हेल्थ वर्कर्स काम नहीं करेंगे। दूसरा भाई, ये जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं
बहुत सारी जगहों पे फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को वर्कर नहीं माना गया। देखिए, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं हेल्थ लाइन वर्कर्स, उनको वर्कर माना गया है, बट हमारे देश में ऐसी बहुत सी सेटिंग्स हैं जहां पे फ्रंट लाइन पे हेल्थ वॉलंटियर्स इन्वॉल्व हैं, बट वो वर्कर्स की कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कैजुअलाइजेशन ऑफ जॉब हो रहा है। इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे ये सब लोग साथ में आए हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे वाले दिन सरकार के सामने और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सामने अपनी ये डिमांड रखने कि भाई इन लोगों को एक्स्ट्रा राइट्स दीजिए। राइट्स में क्या है, तो भाई इनको लिविंग वेज मिलनी चाहिए, और ये लिविंग वेज जो अभी के समय पे मिनिमम वेज चल रही है 18,000 रुपये प्रति महीने, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। फिर इस प्रकार के लोगों को जो कि फॉर्मल जॉब्स में नहीं और हेल्थ वर्कर्स हैं, इनको एग्जिस्टिंग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में आपको इंक्लूड करना चाहिए, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेनिफिट्स इनको मिलने चाहिए। मैटरनिटी बेनिफिट्स जो मिलते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंदर, वो इनको मिलने चाहिए। फ्री हेल्थ कवरेज मिलना चाहिए सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को और फैमिलीज को। ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में बात की जाए तो ये योजना प्रोवाइड करती है फ्री एक्सेस टू हेल्थ केयर फॉर 50 करोड़ पीपल इन द कंट्री। देश के 50 करोड़ लोगों को फ्री एक्सेस टू हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है भाई, जिनको प्राइमरी केयर सर्विसेज लेनी है, प्राइमरी केयर का इलाज कराना है, वो अपने खुद के डॉक्टर के पास जा सकते हैं। लेकिन प्राइमरी केयर से ज़्यादा की उनको अगर हेल्थ सर्विस चाहिए, अगर उनको सेकेंडरी हेल्थ केयर चाहिए या टर्शरी हेल्थ केयर चाहिए, हॉस्पिटलाइज होना है, तो उसके खर्चे कहीं ना कहीं आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से निकाल सकते हो। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ इन्वॉल्व होने के लिए एक एजेंसी बनाई गई जिसका नाम है नेशनल हेल्थ एजेंसी। इस नेशनल हेल्थ एजेंसी को बनाया गया एज एन ऑटोनॉमस एंटिटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है, तो दिस इज बेसिकली अ मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम। इसको देश की सारी डिस्ट्रिक्ट में चालू किया गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2017। इसके अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिए जाएंगे। प्रेग्नेंट वुमेन को समय समय पे कैश बेनिफिट्स दिए जाएंगे जो उसके बैंक अकाउंट में पहुंचेंगे। ठीक है ना, अगर उसके न्यूट्रिशनल नीड सही समय पे पूरे हो रहे हैं, ठीक है भाई, तो उसको कैश बेनिफिट सही समय पे दी जाएंगे। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करा रही है वो, अगर किसी हॉस्पिटल में जाकर डिलीवरी करा रही है, दाई मास डिलीवरी नहीं कर रही, तो उसको कैश बेनिफिट्स दिए जाएंगे। और जो भी उसका वेज लॉस हो रहा है, अगर वो इनफॉर्मल वुमेन भी है कि गाँव में वो खेतों में एग्रीकल्चर में काम कर रही थी, बच्चों की प्रेगनेंसी है तो वो काम नहीं कर सकती, तो पार्शियल वेज लॉस को भी कंपनसेट किया जाएगा प्रधानमंत्री मातृ योजना वंदना योजना के अंदर। तो ये बोला गया है जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का भी बेनिफिट मिलना चाहिए। जनरल स्टडीज पेपर 1 में रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज, इसमें ये चीज़ काम आएगी। फिर जनरल स्टडीज पेपर 2 में वेलफेयर स्कीम्स फॉर वुलनरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन में ये चीज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट चलते हैं, चाइना गिव्स ग्रीन लाइट फॉर फर्स्ट डाउन स्ट्रीम डैम्स ऑन ब्रह्मपुत्र। चाइना का ड्राफ्ट न्यू 5 ईयर प्लान आ रहा है 2021 से 2025, और इसमें अप्रूव किए गए हैं मार्च 11 को कुछ ऐसे डैम जो कि लोअर रीचेस ऑफ यारलुंग जांगपो में बनाए जाएंगे तिब्बत में। ये जो डैम बनाए जाएंगे वो ग्रेट बेंड के पास बनाए जाएंगे, मेडोंग कंट्री में, यारलुंग जांगपो ग्रैंड कैनियन में। ग्रेट बेंड एक 2000 मीटर का ड्रॉप है जहां पे एकदम से जो यारलुंग जांगपो नदी है एकदम से इसे राइट टर्न मारती है। आप अगर इमेज देखिए तो ये देखिए, ये बहती हुई आ रही है यारलुंग जांगपो नदी। ऑलरेडी इस पे 4 डैम बने हुए हैं जिनका नाम है दागू, जिएचू, जांगमू, जियाचा। आगे आइए तो एकदम से जैसे ये राइट टर्न मारा ना, इसको आप बोलते हो ग्रेट बेंड। तो इस इलाके में ये और नए डैम्स बनाने की बात कर रहे हैं चाइना वाले। इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ये जो 4 डैम यहाँ बने हुए हैं ना, इनको बोला जाता है वाटर बॉम्ब इन हिमालयस। इंडिया की इन्वायरमेंटल टोपोलॉजी के लिए जो 4 डैम्स हैं ये कितने खतरनाक हो सकते हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी, वाटर बॉम्ब इन हिमालयस। वाटर बॉम्ब इन हिमालयस, मेरा नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। आप एक बार इन वीडियोस को देखिए जाके, तो आपको काफ़ी यहाँ पे एक बेसिक आइडिया लगेगा कि भाई ये जो 4 डैम्स हैं ये कैसे इंडिया पे इफेक्ट डाल सकते हैं, कैसे लोकल ज्योग्राफी पे इफेक्ट डाल सकते हैं। लेकिन अब ये जो ग्रेट बेंड वाला इलाका है, यहाँ पे जो आप कह सकते हो कि डैम बनाने की बात कर रहा है चाइना, इसका कितना इम्पैक्ट आएगा इंडिया के ऊपर, उसको आगे आने वाले समय में एसेस किया जा सकता है। 2015 में चाइना ने अपना पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जांगमू तिब्बत में ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया है। दागू, जिएचू और जियाचा अभी भी डेवलप हो सकता है। इंडिया ने वैसे तो चाइना के सामने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए थे कि भाई आप ये जो 4 डैम्स बना रहे हो अपर और मिडिल रीचेस में, कहीं ना कहीं ये इंडिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि इंडिया ने ये भी बोला था कि ये जो 4 डैम्स हैं, ये वाले 4 डैम्स, ये इंडिया के ऊपर उतना इफेक्ट नहीं डालेंगे। दागू, जियाचू, जांगमू और जियाचा क्यों नहीं इफेक्ट डालेंगे,
क्योंकि पहली बात तो ब्रह्मपुत्र का पूरा पानी चाइना से नहीं आता। ब्रह्मपुत्र का 35% बेसिन इंडिया में है, तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मपुत्र अपने पानी के लिए पूरा का पूरा तिब्बत या चाइना से आने वाली स्ट्रीम पे डिपेंड करती है, ठीक है ना भाई। दूसरा, चाइना इन 4 डैम्स में पानी का इस्तेमाल पावर जनरेशन के लिए कर रहा है, तो ठीक है, तो वो पानी को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं इरिगेशन के लिए या फिर पीने के लिए, वो पानी को स्टोर कर रहे हैं बस पावर जनरेशन के लिए। तो पानी स्टोर्ड है तो वो कभी ना कभी छोड़ा ही जाएगा, तो वो आएगा तो यमुना इसमें आपकी ब्रह्मपुत्र के अंदर ही। तो इस बेसिस पे इंडिया ने ये 4 डैम्स को लेकर ज्यादा चिंता व्यक्त नहीं की थी। लेकिन डाउनस्ट्रीम रीचेस ऑफ द रिवर में अब चाइना और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स लगा रहा है। इसका कितना नुकसान हो सकता है इंडिया को, ये आगे आने वाले समय में ही हम एसेस कर पाएंगे। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस एंड नेबरहुड रिलेशंस में ये चीज आपको काम आएगी। फिर एक न्यूज निकल के आ रही इक्वेटोरियल गिनी से। इक्वेटोरियल गिनी में 15 लोगों की मृत्यु हो गई और 400 लोग वाउंडेड हो गए। एक ब्लास्ट हो गया मिलिट्री बैरक्स में, ठीक है। इस ब्लास्ट में कहां पे हुआ है, आप कह सकते हो कि वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री में हुआ है। अगर आप यहाँ पे नक्शा देखिए तो ये आपको इक्वेटोरियल गिनी नजर आ रहा है। इसके नॉर्थ में कैमरून है, साउथ में गैबोन है। ये पूरा का पूरा इक्वेटोरियल गिनी है। यहाँ पे जो आइलैंड है ये भी इक्वेटोरियल गिनी का। यहाँ पे शहर है बाटा, और ये जो प्रॉब्लम हुई है वो बाटा में हुई है, ठीक है भाई। छोटी सी कंट्री है ये इक्वेटोरियल गिनी, नीचे की तरफ गैबोन है, ऊपर की तरफ कैमरून है। ओके, देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। तो ये जो एक्सप्लोजन था वो इतना बड़ा था कि आसपास बाटा में जो हाउसेस थे, बिल्डिंग्स थे, बहुत हद तक डैमेज हो गए। स्टेट टेलीविजन टीवीजी ने इस न्यूज़ को कवर किया। यहाँ पे प्रेसिडेंट टियोडोरो ओबियांग नेजोनो ने एक स्टेटमेंट इशू किया और ये बोला कि मिलिट्री बैरक्स में जो डायनामाइट रखा था, इस डायनामाइट की प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग नहीं हुई, इसलिए ये ब्लास्ट हुआ है, ठीक है ना। लगभग 4 बजे शाम को ये ब्लास्ट हुआ। इंडिया में 8:30 बज रहे थे। इक्वेटोरियल गिनी टाइनी वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, 13 लाख इसकी आबादी है। कैमरून के साउथ में है, ठीक है ना भाई, और गैबोन के नॉर्थ में है। पहले ये स्पेन के कब्जे के अंदर थी। 1968 में इक्वेटोरियल गिनी को आज़ादी मिल गई। ओके, बाटा की बात की जाए तो बाटा की आबादी है 1,75,000 और इक्वेटर बाटा से पास करता है। इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आप इसके इक्वेटोरियल गिनी के साइमोन ओयोनो एसोनो एंगो, ये अब फॉरेन एड मांग रहे हैं कि भाई हमें काफ़ी नुकसान हो गया है तो हमें थोड़ी फॉरेन एड प्रोवाइड की जाए। जनरल स्टडीज पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट में पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। और आज की फाइनल न्यूज़, नेपाल टॉप कोर्ट क्वेश्चंस फॉर्मेशन ऑफ रूलिंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने संडे को एक वर्डिक्ट दिया और ये बोला कि जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है, जो कि 2 ग्रुप्स को बना के बनी थी 2018 में, 2018 में सीपीएन यूएमएल और सीपीएन मॉयस सेंटर, एक पुष्प कमल दहल की थी और जो पुष्प कमल दल को प्रचंड बोलते हैं, एक केपी शर्मा ओली की थी। केपी शर्मा ओली की थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और पुष्प कमल दहल प्रचंड की थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मॉयस सेंटर। 2018 में दोनों मिल गई और मिलके क्या बन गया, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। अब ये बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट नेपाल की जो है उसने ये बोला है कि जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो नाम है ना, ये नाम सही नहीं है। क्योंकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम का जो नाम है वो ऑलरेडी एक पार्टी बनाई गई थी ऋषि कटेल द्वारा, उसको अलॉट किया जा चुका है। इसीलिए भाई ये जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनी है इसका नाम ही गलत है। इसलिए अभी के लिए ये एक पार्टी है ही नहीं, ये 2 अलग अलग फैक्शन है। एक फैक्शन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट का और एक फैक्शन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मॉइस्ट का। अब अगर इन 2 पार्टीज को मिलकर फिर से एक पॉलिटिकल पार्टी बनना है तो वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, इलेक्शन कमीशन को एक नया नाम सजेस्ट करें और उस नए नाम के हिसाब से वो अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। ये हुआ क्यों है मैं आपको इंटरनली जितना मुझे समझ में आ रहा है आपको बता रहा हूँ। दिसंबर में केपी शर्मा ओली ने पार्टी को डिसॉल्व कर दिया, बोला नए इलेक्शंस होंगे। पुष्प कमल दहल को इस बात से प्रॉब्लम थी, उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस थे। ओली रिजाइन करेंगे तो पुष्प कमल दहल प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। माधव कुमार नेपाल का भी उनको सपोर्ट था। अब बात यह है कि पार्टी तो देखिए अंदर से टूट गई है, केपी शर्मा ओली अलग जा रहे हैं, पुष्प कमल दहल अलग जा रहे हैं। तो नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई देखिए हमने लोअर हाउस प्रतिनिधि सभा को रिस्टोर तो कर दिया है, लेकिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब एक एंटिटी तो देखिए बची नहीं है। तो फॉर्मली यहाँ पे नाम का बहाना लेके सुप्रीम कोर्ट ने इस पार्टी को वापस की 2 अलग अलग पार्टी में बदल दिया है। और अब ये 2 अलग अलग पार्टीज फिर से मिलना चाहती हैं तो एक नए बैनर के अंदर मिल सकती हैं, एक नए नाम के अंदर मिल सकती हैं। कुल मिला के अब जो लोअर हाउस आया है, प्रतिनिधि सभा आई है, इस प्रतिनिधि सभा में कौन सरकार बना पाएगा ये चीज देखनी अभी के लिए बाकी है। ठीक है भाई,
तो ये एक और न्यूज़ थी नेपाल से निकल के आ रही, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में न्यूज़ आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।